Hey guys, how are you? I hope that you will the best. Guys, मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि ये जो मैंने लिखा है सेंटेंसेस, ये सेंटेंस महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है और ये बिहार बोर्ड के 12th क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज का पहले चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में ये जो पहला जो इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं आपको इसमें ये वन टू और वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, ठीक है, इसको हम अच्छा से समझ सकते हैं। बल्कि यही नहीं, इसके जितने भी आगे के पैराग्राफ है हम उसको वन टू वन करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि अगर हमको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर एग्जाम्स में हमको रटने पड़ जाते हैं, हमको रट करके फिर जाना पड़ता है। तो रटना ना पड़े इसलिए हम इसको वन टू वन समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसमें जो एक बोला जाता है कि इंग्लिश में एक चीज बहुत एक्सेप्शन में लिया जाता है कि आपको इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना बोल रहा हूं मैं। अगर आपको इसको समझना है तो आपको ग्रामर जो है अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ग्रामर आना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं ग्रामर आना तो चाहिए लेकिन बेसिक चाहिए, हमको पूरा एडवांस नहीं उठाना है ग्रामर का। हमको बिल्कुल एडवांस नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक ग्रामर अगर हमारे पास हो और उसको यूज थोड़ा बहुत करने हमको आता हो तो हम बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। ग्रामर इन द सेंस आपको वर्ब्स के कुछ सेक्शन आने चाहिए, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, इंफिनिटिव, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इस तरीके के आपको वर्ब्स आने चाहिए। फिर आपको प्रीपोजिशन जो बेसिक है वो आना चाहिए, उसका मतलब पता हो, मीनिंग पता हो। ठीक है, उसका यूज कैसे करना है। फिर कंजंक्शन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव, एडवर्ब ये आपको पता नहीं भी हो तो वर्ड याद कर लेने से काम चल जाता है। ठीक है, तो बस यही कुछ गिने चुने बेसिक वर्ड है जो हमको पता होने चाहिए। और ये आपको अच्छे से वर्ब्स आ गया तो वर्ब्स का बेसिक भी आपको इज अ वर्ब, वाज, वेर, हैव, हैज, ये सब आपको आने चाहिए। ये बेसिक है, मेरा मतलब यही है। तो इन्हें सब का यूज करके देखना, हम आपको ये सारी चीज समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कहीं भी एडवांस ग्रामर का यूज नहीं किया गया, और किया भी गया है तो बहुत छोटे, मतलब कि बहुत कम किया गया है। 10 में से एक जगह पे एडवांस का यूज किया गया है। ठीक है, तो हमको उतना प्रेशर नहीं लेना है, अच्छा से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। कहने का मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, कहने का मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, कोमा was more a spiritual leader than a politician। तो आप पहला सेंटेंस देखो तो चालू शुरू होता है यहां से, स्टार्ट यहां से होता है और एंड यहां पे होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए आपको देखा, मैंने बोला आपको बिल्कुल बेसिक से चीज की जरूरत है। यहां पे देखिए मेरा वो आया है नॉन, ठीक, और द फादर ऑफ द नेशन यहां पे देखिए वाज आया है, बिल्कुल बेसिक वर्ब्स आया है। ये नॉन सबको पता है, ये V2 नहीं है, दरअसल यहां पे क्या V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पैसिव का काम कर रहा है, जो कि एक कंसेप्ट होता है जिसको समझना पड़ता है। तो हम इसको समझें तो पहले हम इसको नहीं समझेंगे, बस इतना समझिए पैसिव का काम कर रहा है, नॉन है। ठीक, कह रहे वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। आप इसको आप समझिए। कह रहे का मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जो 1869 में हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पॉपुलरली, ठीक है, मुख्यतः इनको जाना जाता है, यानी लोकप्रिय समझ में मुख्यतः इनको जाना जाता है किस तरीके, किस नाम से? एज अ बापू, बापू के नाम से, और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। बात सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाज जो है वहां पे कोमा लगा है, यानी यहाँ पे वाज जो है, इसका अगर सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा? द नेशन नहीं होगा। ठीक, इसका सब्जेक्ट मोहनदास करमचंद गांधी होगा, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखिए, जब दो काम को एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो दो काम के पहले हमें एक सब्जेक्ट को दो बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, हमें क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लगा के फिर उसके अगले वर्ब को डायरेक्ट वहीं पे डाल देते हैं। तो वही काम यहाँ पे इन्होंने करा है, वाज को यहाँ पे रख दिया है।
ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपिता और बापू बनने का जो काम है कौन कर रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। और यहाँ पे पॉलिटिशियन से ज्यादा आध्यात्मिक नेता बनने का काम कौन कर रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, मोहनदास करमचंद गांधी को एक ही बार में कॉमन लेकर के वहां पे कोमा लगा करके यहाँ पे वाच का यूज, यहाँ पे अगला सेंटेंस का यूज कर दिया है। क्लियर है, बहुत अच्छा। तो कह रहे वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। जो क्या थे मोहनदास करमचंद गांधी, एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा, देखिए मोर देन का यूज कर दिया, यहाँ पे कंपैरेटिव बना दिया है, ठीक। मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कंपैरिजन के बाद कंपैरिजन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री के बाद, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। तो कह रहे कि राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे कौन, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ रहेगा, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। ध्यान समझिए, यहां से सेंटेंस फिर शुरू होता है और खत्म होता है कहां पे, इंडिपेंडेंस में। फिर ये 2 लाइन का लगभग 1.5 लाइन का सेंटेंस है, ठीक। ये तो बड़ा बोर्ड है, लेकिन किताब से देखो तो 2 लाइन का मैक्सिमम है। तो he successfully used the truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain। देखिए यहाँ पे बड़ा सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए एक ब्रेक करने के लिए क्या आ गया, एंड आ गया है, ठीक, ब्रेक करने के लिए। तो आपको पहले इतना मीनिंग निकालना है, फिर इधर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही माने कौन, मोहनदास करमचंद गांधी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक यूज्ड किया, प्रयोग किया, ठीक, क्या चीज का, तो सत्य एंड अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। करेंगे, देखो एज का मतलब होता है के रूप में, ठीक, एज द चीफ वेपन्स, एज द चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। अगेंस्ट मैंने क्या होता है, के विरोध, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में कर दिया, ठीक, प्रयोग किया। इसका मतलब सक्सेसफुली माने सफलतापूर्वक। आप वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगेंस्ट माने के विरुद्ध, के खिलाफ, वेपन्स माने हथियार, चीफ माने मुख्य। आगे बोल रहा है हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे काम इन्होंने किया है, सब्जेक्ट को यहाँ पे कॉमन लिया, बिल्कुल उसी प्रकार से गांधी जी 2 काम कर रहे हैं। एक तो इन्होंने प्रयोग कर दिया किसका, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने का काम करे मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि यहाँ पे उनका नाम को रिप्लेस करके ही रखा है। ये हमको प्रोनाउन में पढ़ते हैं कि एक नाम को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, कोई स्पीच दे रहे, चाहे कोई ऐसे लिख रहे, तो वो क्या होता है, थोड़ा भादा लगने लगता है। तो इसलिए हम वहां पे प्रोनाउन ही का यूज करते हैं, और कोई स्त्री है तो उसके लिए सी का यूज करते हैं। बढ़िया है। आगे कर रहे हैं एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। तो फिर यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्प का सब्जेक्ट कौन है, ही है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो करेगा उन्होंने मदद किया, ही वह मदद किया किसको, इंडिया को, भारत को उन्होंने मदद किया किस चीज के लिए, तो गेन इंडिपेंडेंस, आजादी दिलाने के लिए उन्होंने भारत की मदद की। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए करेंगे फ्रॉम 1950 till 1948, फ्रॉम 1950 till 1948 यानी 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, पूरे तरीके से डोमिनेटेड, समर्पित कर देना। ठीक है, उन्होंने पूरे तरीके से समर्पित कर दिया किस चीज के लिए, तो इंडियन पॉलिटिक्स में, खुद को इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या करती, उन्होंने भारतीय राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। आगे सुनिए, देखिए यहाँ पे टेंस, ये आपको वर्ब्स याद देखने चलिए, कोई इसमें मुश्किल वर्ब नहीं है, बिल्कुल आसान वर्ब आया है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल यूज, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्लियर है। ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ये आप देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट, क्लियर चलते रह रहा है। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट का यूज इसमें बहुत ज्यादा किया है, जो कि अगर कोई बच्चा एक बार टेंस पढ़ा हो तो इसको सिंपल पास्ट का मतलब पता होगा, तो वो उसमें जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है वो जरूर उसको आता होगा। तो कह रहा है he died at the hands of fanatic on 30 जनवरी 1948। कह रहे कि उनकी जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई किसकी, महात्मा गांधी की, एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, यानी एक कट्टरपंथी के हाथों, हैंड माने हाथ, फैनेटिक माने कट्टरपंथी होता है, एक कट्टरपंथी के हाथों ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो जाती है।
किसके द्वारा, किसके हाथ होते हैं, कट्टरपंथी के हाथों। अच्छा ठीक है, समझ में आया। देखिए टेंस देख लीजिए आप, थोड़ा सा ये प्रेपोजिशन देख लो, यहाँ पे प्रेपोजिशन देख लो। देखो आपको ज्यादातर देखो सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। सेंटेंस को बड़ा करने का जिम्मेदारी दो ही चीज के पास रहती है, एक तो प्रेपोजिशन रहता है, ठीक, और सेंटेंस को ज्यादा करने की जिम्मेदारी कंजंक्शन की रहती है। दो ही चीज करते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस और भी कुछ ग्रामर से जो बड़ा करते हैं, लेकिन मुख्यतः दो, प्रोनाउन प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, ये दो चीजें जो सेंटेंस को बड़ा करते हैं। तो इनको समझने की थोड़ा ध्यान रखना कैसे इनको करते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है। कितना भी किताब पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे करेंगे हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये गांधी जी का जो एक बुक है उनका, उसका नाम है, ठीक है, किताब का नाम है एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। His autobiography and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered in different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chest, idiomatic English. Wow, इतना लंबा सेंटेंस। ये देखिए यहाँ से चालू होता है सेंटेंस की स्टार्टिंग, यहाँ से और एंड यहाँ पे हो रही है, यानी 1 2 3 लाइन का सेंटेंस बन रहा है। ठीक, इसको समझना कैसे करेंगे। पहली का बात तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा किसी में दम नहीं है कि बिना प्रेपोजिशन कंजंक्शन का यूज करके लिख दो। पहले ही देखो कंजंक्शन आ गया यहाँ पे यूज, ठीक, यहाँ पर देखो फिर एक तरह से कंजंक्शन का यूज हुआ है, फिर देखो फिर यहाँ पर भी एक तरह का कंजंक्शन का यूज हुआ है, एंड द स्पीचेस दैट ही रोट, ये भी कंजंक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पे ठीक, रिवील हिम नॉट ओनली, देखो फिर कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये फिर यहाँ पर कंजंक्शन का यूज हुआ है। ठीक, इस तरीके से इसका यूज होते चला गया यहाँ तक। तो इसको तोड़ने के बहुत से हमारे पास तरीके हैं। ठीक, तो चलते आगे। तो कहने का हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस माने बहुत से जो लेख आर्टिकल्स हैं, दैट ही रोट, जिसको उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया। ये यंग इंडिया एक पत्रिका थी, जर्नल था, ये पत्रिका था जब चलता था गांधी जी के जमाने में। ठीक है, तब की बात है। आज तो मैंने न्यूज़पेपर चलता है, पहले न्यूज़पेपर नहीं पत्रिका चलता था, जिसका नाम था क्या, यंग इंडिया नाम था उस पर। तो करेंगे बहुत से आर्टिकल, बहुत से लेख जो कि इन्होंने लिखे यंग इंडिया के लिए, एंड द स्पीचेस, जो भाषण दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो डिलीवर्ड किया, डिलीवर्ड माने भाषण, स्पीच डिलीवर माने क्या होता है, भाषण देना। ठीक है, तो ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने भाषण दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन, भिन्न अवसरों पर, डिफरेंट माने भिन्न, ओकेजन माने अवसर, विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया। अब देखिए यहाँ पे रिवील हिम, रिवील माने होता है प्रकट करना या प्रदर्शित करना या उजागर करना। तो कहेंगे रिवील हिम, उनको उजागर करता है, उनको प्रदर्शित करता है, या उनको क्या बोलते हैं, सिद्ध करता है। मान लो क्या चीज, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जो उन्होंने भाषण दिए, जो लेख लिखे हैं, उस लेख से पता लगता है कि ये सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं बाहर निकले हैं, इनको ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं जाना जाता है, बल्कि बट ऑल्सो मैंने बताया, बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। देखिए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब होता है, आप समझ लो एक्सपर्ट, क्या चीज, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ समझ, एक एक्सपर्ट यानी महान गुरु समझ लो, महान गुरु या एक्सपर्ट समझ लो। ठीक है, तो करेंगे उनकी जो ये रिवील हुए हैं, ये जो प्रकट हुए हैं, सिर्फ एक ओरिजिनल वास्तविक विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ये इडियोमेटिक इंग्लिश जो है, मुहावरेदार इंग्लिश है, इसके एक्सपर्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये इनकी जो गांधी जी का इंग्लिश जो है, इंग्लिश बहुत मस्त है इनकी। ठीक है, आज समझ में, तो ये आगे कहेगा इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो इनकी जो प्रस्तुत उद्धरण है, क्या नाम इसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इनकी जो एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, इनमें बोल रहे कि गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी क्या करते हैं, बात करते हैं किस चीज का, द साउंड का, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए साउंड का मतलब होता है मजबूत, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज नहीं है, साउंड का मतलब है
मजबूत, अब फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। ठीक है, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में, नींव के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, के बारे में होता है, ठीक है, के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। Which has successfully withstood, जो कि सफलतापूर्वक खड़ा है, सफलतापूर्वक withstood माने खड़ा है, जो कि सफलतापूर्वक क्या है, खड़ा है, द पैसेज ऑफ टाइम, बीतते समय के साथ, है ना, बीतते समय के साथ क्या है, सफलतापूर्वक खड़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट शब्द हैज प्लस V3, कितना ही सिंपल है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। ध्यान समझिएगा, कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, जिसकी आदत, समझ लो जिसकी आदत है, क्या चीज, टू प्रिविलेज मैटेरियल। देखो प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, किसी चीज को विशेष बना देना। तो ऐसा समझ लो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसकी विशेषता है क्या चीज, मैटेरियलिटी, सिर्फ भौतिकता में डूबे रहना, ठीक, भौतिक चीजों में डूबे रहना, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी जो आदत है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, पश्चिमी सभ्यता की जो आदत है, जो उसकी टेंडेंसी है, किस चीज के लिए, तो मैटेरियलिटी के लिए। हम वो हमेशा क्या, भौतिकता के लिए आतुर रहते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए, पाने के लिए, कुछ खोज करने के लिए इस भौतिक दुनिया में करेगा। इनकी जो ये आदत है, प्रिविलेज है मैटेरियलिटी का, करे कैन नॉट मैच, डायरेक्ट यहां से लिया इन्होंने, कैन नॉट मैच, यानी ये जो कैंडिडेट का ये पूरा सब्जेक्ट हो जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसको हम क्लॉज में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, ये पूरा इनका सब्जेक्ट हो जाता है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, इनकी जो प्रवृत्ति है मैटेरियलिटी, वो हमारे भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती है, ठीक है, हमारी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती है, हमारी बराबरी नहीं कर सकती है, ठीक है, मैच में हमारी बराबरी नहीं कर सकती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो क्या करता है, एलिवेट्स करता है, यानी जो बढ़ावा देता है, एलिवेट्स माने होता है बढ़ावा देना, जो क्या करता है, बढ़ावा देता है, किस चीज का, तो मोरल बीइंग, बीइंग माने होता है जीव, ठीक है, जो नैतिक जीवन होता है, जीवन, तो ये जीव होता है, जीवन होता है, तो जो क्या करता है, मोरल माने होता है नैतिक, जो नैतिक जीवन का या जो नैतिकता को बढ़ावा देता है। हमारा भारतीय सभ्यता है जो क्या करते हैं, हमारे नैतिकता का बढ़ावा देता है, उसकी बराबरी भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं कर सकती है, जिसकी प्रिविलेज क्या है, जिसकी भाई आदत क्या है, मंशा क्या है, हमेशा से मैटेरियलिटी को ही दिखावा, मतलब उसी में डूबा रहना, बस ये इनकी कहानी है। तो मैं आपसे कहूंगा इसको पढ़ने के लिए, ये खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट था महात्मा गांधी के बारे में, ठीक, तो आप देख लेना। इसमें कोई भी आप वर्ब्स देखो ना, ग्रामर देखो तो ग्रामर बहुत इजीली यूज हुआ है, कोई भी इसमें देखो तो एक हुआ है आपके क्या, नॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाज का यूज हुआ है, फिर वर्ब का यूज हुआ है, देखो तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज, फिर सेकंड फॉर्म का यूज, बहुत इजी हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको सारा चीज क्लियर होते जाएगा, और जब एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब का जो ग्रामर्स में अदर सेक्शन है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे चीज क्लियर होते जाएंगे। आपको पहले देखना है मेरे को प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही है। थैंक यू। चलिए गाइस, तो ये है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला पैराग्राफ, ठीक है। अभी हमने इसके पहले किसका बात किया, महात्मा गांधी के बारे में, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक। अब हम इसका पैराग्राफ फर्स्ट लेते हैं। देखिए सेंटेंस का जो स्टार्ट हो रहा है यहां से और एंड हो रहा है यहां पे, तो पहले इसको पढ़ते क्या करें, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी रिटन इन द वर्ल्ड। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं इसमें आपको समझने के लिए बहुत बेसिक चीज क्या है, आपको वर्ब्स पता हो, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैज इवॉल्व्ड, क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई देखिए इसका आपको पता, इसका यूज हुआ आई टू बी बिटन, ये क्या है, पैसिव है, अभी किसका, ये पैसिव है किस चीज का, तो टू प्लस वर्ब, यानी इन्फिनिटिव का ये क्या पैसिव का यूज किया गया है। तो अगर आपको इसका पता ना भी हो, लेकिन यही सब तो पता होना चाहिए, ठीक, ये सब पता हो
तो अगर ये नहीं पता है तो भी अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। ठीक, तो यही आपको ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा ग्रामर्स है वो बहुत बेसिक भी आएगा तो हमको चलेगा। देखिए बेसिक का मतलब है जो बच्चा टेंस पढ़ा होगा उसको ये जरूर पता होगा, हैज इवॉल्व्ड, यानी कह रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब यानी हैज प्लस V3 प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, समझ में आया? तो यही है बस बेसिक, आपको यही पता करना है, बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सॉरी बहुत कुछ आपको मतलब उतना जरूरी नहीं, आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक, करेक्ट, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, इवॉल्व मैंने होता है विकसित होना, तो कह रहेगा कि मैं आप विश्वास करता हूं, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया यानी जो सब भारतीय सभ्यता है हैज इवॉल्व्ड, ये क्या हुई है? विकसित हुई है, यह विकसित हुई है। अब देखिए पैसिव है तो करेगा इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में किसी को हराएगा नहीं, बल्कि इसको भी नहीं ये कोई हरा तो नहीं सकता, लेकिन किसी इसको भी कोई इसको भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ये पैसिव हो गया है। तो कह रहे हैं कि इज नॉट, देखिए ये यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ना क्लॉज या कॉम्बिनेशन, तो इसका इसका अगर आप सब्जेक्ट पता करोगे तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, ये इतना तक पूरा इस सब्जेक्ट है। भारतीय सभ्यता जो विकसित हुई है उसे दुनिया में भैया कहीं हराया नहीं जा सकता है, उसे दुनिया में कहीं भी परास्त नहीं किया जा सकता, ना ही इसको कोई हरा सकता है, इसको कोई हरा नहीं सकता पूरे दुनिया में, इसको कोई बीट नहीं कर सकता है। बीट समझते हो ना, हरा देना, तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता है। आगे कह रहेगा नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, सीड्स माने क्या होता है? बीज। कह रहे नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, यहीं पे है, इतना छोटा है इसको समझो। तो कह रहे नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई चीज बराबरी नहीं कर सकता है द सीड्स, उस बीज का सोन, देखो डायरेक्ट आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे पैसिव है, क्या है? पैसिव है, ये थोड़ा इसको बोला जाता है क्या? एडवांस बोला जाता है, लेकिन ये बहुत कम आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं आता ये ठीक, बहुत कम आता है ये सब। डायरेक्ट V3 हो गया तो ये पैसिव हो गया, क्योंकि अगर ये एक्टिव होता, अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता ना ये, तो ये बीज जो है रोपने का काम करता, जो कि गड़बड़ है, बीज रोपने का काम नहीं करेगा बल्कि रोपाने का काम करेगा। ठीक, तो इसलिए इसको पैसिव माना जाता है क्योंकि डायरेक्ट V3 है। ठीक, तो डायरेक्ट जब V3 का यूज होता है तो यही होता है, अगर ये V2 होता तो ये कुछ करता भाई, लेकिन इसी पे कुछ हो रहा है। सीड सॉन बाय आवर एंसेस्टर, करेंगे कुछ भी बराबर नहीं कर सकते, जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या किया गया है? रोपा गया है, जिसको बोया गया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये देखिए यहाँ पे लिखा वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है? जाना नहीं है यहाँ पे, मतलब रोम, वेंट मतलब रोम की विनाश हो गया, सभ्यता का विनाश हो गया, उसकी बर्बादी हो गया, खत्म हो गया वो। ठीक है, तो कहेगा रोम वेंट, ग्रीक सेड द सेम फैक्ट, the might of Frahos was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, and India is still somehow or other sound at the foundation। इतना बड़ा सेंटेंस कोमा दे दे के हम लोग को ये आसान कर दिया गया, तब उसी कोमा का सहारा लेकर के क्या करेंगे? पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेंस याद देखिए, बेसिक ग्रामर्स क्या है इसमें? टेंस आया है, टेंस का बहुत अच्छा से बेसिक आया है। रोम वेंट करेंगे, रोम जो है बर्बाद हो गया, रोम खत्म हो गया, रोम टूट गया। अब देखिए कोई देश टूट गया है, बर्बाद हो गया, तो दूसरे को क्या दे सकता है? वही दे सकता है, यानी बर्बादी ही दे सकता है। तो ये कह रहे रोम वेंट, रोम बर्बाद हो गया, और ग्रीक सेड द सेम फैट, सेम फैट का मतलब वही हाल, वही किस्मत है ना, वो शेर मैंने पता ही है, शेर ही हम चलाते हैं तो शेर। तो कह रहे ग्रीक सेड द सेम फैट, ग्रीक का जो भी दशा हुई, ग्रीक की भी जो हालत हुई वही हुई थी कि इन दोनों ने क्या करा था? कॉपी मारने की कोशिश करी थी, किस देश की? इधर की, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। ठीक है, इन दोनों की यही हाल हो गई। आगे कह रहे हैं द माइट ऑफ फ्राहोश, फ्राहोश, ठीक है, फ्राहोश, ये जो फ्राहोश है बोलते मिस्र में जो पहले राजा होते थे उनको क्या बोला जाता था? फ्राहोश बोला जाता। हम लोग यहाँ राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? फ्राहोश। तो कह रहे हैं माइट ऑफ फ्राहोश, यानी जो मिस्र के राजा की जो शक्तियां थी, जो फ्राहोश की शक्तियां थी, वो क्या हो गई? टूट गई, खत्म हो गई भाई। क्योंकि उन्होंने भी क्या करी थी? कॉपी मारने की कोशिश करी थी सभ्यता की। आगे करेंगे जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान क्या हो गया है? पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज हो गया है, पश्चिमीकृत हो गया है। ठीक, पूरी तरीके से पश्चिमीकृत हो गया है।
देखिए मैंने इस चीज में गांधी जी अपने सिविलाइजेशन की, अपने कल्चर की तुलना दूसरे देशों से कर रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी देशों से अपने देश की सभ्यता की तुलना करें, जो कि उनके सिविलाइजेशन से लाखों गुना ज्यादा है, अच्छा है। ठीक है, लाखों गुना ज्यादा अच्छा है। तभी तो आज तक हम लोग अपने ही लिबास में जी रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे कि फ्राउस वाज ब्रोकन, उसकी शक्तियां टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है पश्चिमीकृत हो गया, जापान वेस्टर्नाइज हो गया है। देखिए हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाज प्लस V3 पैसिव है। आरएस में सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वेंट सेकंड फॉर्म। बोला ना पैसिव बहुत कम आता है, एक्टिव सबसे ज्यादा आता है, तो आपको ये सारी चीज आनी चाहिए। कह रहे ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, कह रहे चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चाइना ऑफ माने होता है यहाँ पे के बारे का सेंस में। ठीक है, थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में आपको मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत। तो ऑफ माने होता है के बारे में। चाइना ऑफ चाइना, देन चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सेड, देखिए फिर पैसिव हो गया। नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत स्थिर है भाई। स्थिर माने स्थिर होता है। भारत क्या है? स्थिर है, somehow और अदर, जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे भी करके ये क्या है, स्थिर है। कहां पे? तो कह रहे साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव की जो इसकी मजबूती है, अपने नींव पे आज भी क्या है, भारत खड़ा है। उसकी बात करें कौन? गांधी जी। जबरदस्त, बिल्कुल ओरिजिनल बात करी इन्होंने। ईच का यूज किया, देखो इतना बड़ा सेंटेंस लेकर के लाद दिया इसके ऊपर। तो हमें क्या करना है, बड़े अच्छा आसानी से ये सब देखते चलना है। देखिए ये कभी भी आपको ना somehow और अदर, इट, इन, ऑन, ये आपको कभी रोकने नहीं आएंगे। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा इसके बारे में पता हो, मीनिंग पता हो, इट क्या क्या कर सकता है, ऑफ क्या क्या कर सकता है, ऑन क्या क्या कर सकता है, तो बड़ा इजीली, बड़े आसानी से हम इसका मतलब पता कर सकते हैं। बशर्ते अगर वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि वहां मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम है। Correct. The people of Europe learn their lesson from the writings of the men of Greek or Rome, which exists no longer in their former glory. Wow, इतना लंबा सेंटेंस। ठीक, देखिए तो ठीक है, इसमें देख लो, बढ़ते जा रहा है यहाँ तक। और क्या करूंगा फिर? रोम विच जस्ट, ठीक है, आसान करते हैं। कहते पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं भाई? सीखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यूरोप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? सीखते हैं। क्या चीज सीखते हैं? देयर लेसन, खुद एक सबक सीखते हैं। कौन सा सबक? फ्रॉम द राइटिंग्स। ये थोड़ा राइटिंग्स को समझिए। राइटिंग्स क्या है? यहाँ पे राइटिंग माने वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। यहाँ पे राइटिंग का मतलब समझ लो क्या? पद चिन्ह समझ लो। ठीक, अगला आदमी गलती कर गया, हम उस गलती को नहीं दोहराए, यानी वो गलती कर गया, क्या होगा? उसने एक राइटिंग्स कर दी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एक राइटिंग्स बना दिया। फ्रॉम द राइटिंग्स, उनके पद चिन्ह समझ लो। ठीक, ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। कह रहे कि ग्रीक और यूरोप के लोग जो क्या करते हैं, रोम और ग्रीक और रोम के जो लोग की जो गलतियां हैं, जो पद चिन्ह है, उनसे क्या करते हैं? ये सबक सीखते हैं। कौन सा सबक सीखते हैं? एक सबक सीखते हैं which exist no longer in their former glory, जो एग्जिस्ट नहीं करी, लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करी, इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, उनकी पूर्व की जो वैभवता थी, जो ग्लोरी थी, जो सुंदरता थी, वो कायम नहीं रह सकी जब उन्होंने कॉपी मारा। तो अपनी सभ्यता को छोड़ के दूसरी सभ्यता को जब इन्होंने कॉपी मारी, तो भैया लंबे समय तक क्या हो गई? एग्जिस्ट नहीं। एग्जिस्ट माने क्या होता है? अस्तित्व में रहना या रहना, क्लियर, रहना, लंबे समय तक नहीं टिक पाई। अगर इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, किनसे? यूरोपियन से। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन जो है, यूरोपियंस लोग, यूरोप के लोग, वो क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम। दे विल अवॉइड द, कि वो लोग क्या कर देंगे? दूर कर देंगे क्या चीज को? मिस्टेक्स, यानी दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स। वे लोग उस जो गलती है रोम और ग्रीक की, उसको ये लोग अवॉइड कर देंगे, यानी उसको इग्नोर कर देंगे, यानी इनसे नहीं होगी, ये ऐसे इमेजिन करते हैं। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, जो उनकी क्या है भैया, इस प्रकार से क्या है?
दयनीय स्थिति है, ठीक है, उसकी बारे में बात करें। पिटिएबल मैंने होता है दयनीय, कंडीशन मैंने स्थिति, जो इस प्रकार क्या है उनकी दयनीय स्थिति है। पैराग्राफ 3 में मिलते हैं। तो चलिए दोस्त, चलिए गाइस, अब हम इसका पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, ये 2 पैराग्राफ पे हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। कहेगा, मैंने आपको बोला कि आप पहले बेसिक्स, जो बेसिक ग्रामर है वो आपको पता होना चाहिए। इतना मान के चलता हूँ, ज्यादा एडवांस तो नहीं, लेकिन आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। करेगा इन द मिड्स ऑफ ऑल, मिड्स माने होता है बीच में, बीच, मिड्स माने बीच, इन द मिड्स माने होता है के बीच में, ठीक है। इन द मिड्स ऑफ ऑल यानी ऑल दिस, कह रहे कि इन सब के बीच में, इन सब के बीच में क्या मतलब, जब ग्रीक और रोम की सभ्यता टूट गई है, जापान वेस्टर्नाइज हो गया है, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, यूरोप पीछे लगे हुए हैं, तो ये सब जो अपना अदल बदल चल रहा है, तो इन सब के बीच की बात करें तो कह रहे कि इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया फिर भी क्या है, अस्थिर है। वो किसी को भी कॉपी मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब ये सब चल रहा था बोल रहे हैं इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया फिर भी क्या है, अस्थिर है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही क्या है उसकी सुंदरता, यही उसकी क्या है, वैभवता है। भारत कभी जल्दबाजी में किसी से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, दूसरे की नीतियां अपने पे लागू नहीं करता है, बहुत जल्दबाजी में नहीं, अगर कुछ उनमें अच्छाइयां है तो जरूर हम उसको लेने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो देख लीजिए वर्ब का 5th फॉर्म इज यूज, बस धूल है, यही इमूवेबल माने होता है अस्थिर। कह रहेगा इट इज अ चार्ज, ये हमारे ऊपर क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पे चार्ज का मतलब है आरोप, आरोप प्रत्यारोप, आरोप। कह रहेगा यह भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर क्या भाई एक आरोप है। क्या आरोप है कि हर पीपल, कि उसके जो लोग हैं आर सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड माने असभ्य, इतने, सो माने यहाँ पे इतने होगा, इतने असभ्य है, इग्नोरेंट माने अज्ञानी, तो अज्ञानी है, एंड स्टॉलिड माने मूर्ख, यानी इतने असभ्य, इतने अज्ञानी, इतने मूर्ख है, आगे यूज किया है दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव ही नहीं है, कि यह संभव ही नहीं है, टू इंड्यूस देम, उनमें कुछ भी लाना, उनमें लाना क्या चीज, एडॉप्ट एनी चेंज, उनमें परिवर्तन ला पाना यह संभव ही नहीं है। ये कहना चाहते कि जब अंग्रेज हम पे मतलब अपनी सभ्यता नहीं थोप पाए तो हम पे एक आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगा दिया कि हम लोग मूर्ख हैं कि हम उनकी सभ्यताओं को नहीं ले रहे हैं, हम लोग अज्ञानी हैं कि हम उनकी सभ्यताओं को नहीं कॉपी कर रहे हैं, हम लोग क्या है, मूर्ख है, असभ्य है, इतनी सारी इन्होंने हम पे क्या लगा दी, आरोप लगा दिया। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लगा दी तो लगा दिया, हम तो भाई तुम्हारी सभ्यता को छुएंगे नहीं, ठीक। करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उनमें परिवर्तन लाना, उनमें कोई भी चेंज लाना, एनी चेंज एडॉप्ट करवा पाना क्या है, संभव नहीं है। देखिए वर्ब इज का यूज करके सबको जोड़ दिया है। कह रहे कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट और मेरिट, गांधी जी कह रहे कि रियली और मेरिट, गांधी जी कह रहे कि यह हमारे योग्यता के विरुद्ध, ये वास्तव में क्या है भाई, आरोप है, ये हम पे ऊपर एक आरोप लगा दिया गया है, ये गांधी जी कह रहे हैं। अब देखिए हम लोग गांधी जी क्या कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ा ध्यान से रखना, इसको ब्लैक करके लिखा है, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, बहुत जबरदस्त। गांधी जी कह रहे हैं जो कि वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने भैया परीक्षण करा है, हम लोगों ने चेक करा है, हम लोगों ने टेस्ट करा है, एंड फाउंड ट्रू, और हमने सत्य भी पाया है, जो हमने टेस्ट करा है हमने सत्य भी पाया है। क्या सत्य पाया है, फिर ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, बड़े ध्यान से समझने की बात है,
एनविल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जैसे देखिए, हमारे जितने भी हमारे जो ब्लैक स्मिथ भाई होते हैं, जो हमारे लोहार भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो किसी लोहे को गर्म करते हैं ना, तो लोहे को गर्म करके वो जिस पे पीटते हैं ना उसको, उसके नीचे क्या होता है, एक चौकोर लोहा होता है, ठीक, उसको निहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहाई। तो उस निहाई को बोला जाता है क्या? एनविल। क्या बोला जाता है? एनविल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस निहाई पे हम जितने भी कुछ भी हम उस पर पीटते, कितने भी लोहे को गर्म करके पीटे, लोहा पिघलेगा तो वो क्या होगा, अपना शेप लेगा, अलग अलग आकार का हो जाएगा, लेकिन वो जिस पे पीटा जाता है वो कभी अपना आकार नहीं छोड़ता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से रहता है। ठीक, तो इन्होंने देखा कि देखिए हमने जो सभ्यता है बिल्कुल इस पे फिट बैठती है, एनविल पे। कैसे फिट बैठती है? हमारे ऊपर हजारों हजारों सालों से क्या हुए, आक्रमण हुए। ठीक, बहुत सारे हमारे देश के ऊपर बहुत से सभ्यता के लोग आए, बहुत से विदेशी ताकतें आई, सब अपनी अपनी सभ्यताएं लेकर के आई। ठीक, लेकिन हमने उनकी सभ्यताओं को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने स्वीकारा नहीं, उनकी सभ्यताओं को हमने कॉपी नहीं मारा। यही समझ है कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोहे का क्या बोलते हैं, लोहे को पीटा गया, हमारे ऊपर भी बहुत सारे सभ्यताओं को थोपा गया है, उसके बावजूद हम चेंज नहीं हुए। बस उसी की बात ही करेंगे। एनविल होता है जो निहाई होता है, उसके ऊपर आप कितने भी लोहे पीट लो, लेकिन फिर जो निहाई का जो शेप होता है वो कभी क्या होता है, फैलता नहीं है, कभी वो टूटता नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी तुलना की गई है एनविल से। जबरदस्त। वही गांधी जी कह रहे कि हमने भैया टेस्ट भी करा और सत्य भी पाया है। किस चीज का? तो एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जिस प्रकार से अनुभव होता है एनविल्स का, एनविल्स के ऊपर कितने भी पिघला के लोहे डाल दो या पिघले हुए लोहे को, गर्म लोहे को कितने भी आप उस पर पीट लो, लेकिन उसकी कोई आकार चेंज नहीं होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी सभ्यता के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर भी किया गया है, और हम जस के टस है, हम चेंज नहीं हुए। आगे बोल रहे हैं गांधी, वी डेयर नॉट चेंज, और हम भैया चेंज करने की साहस, हम परिवर्तन करने की, हम कॉपी करने के साहस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे भी नहीं। आगे करेंगे मेनी थ्रस्ट, ये थ्रस्ट नहीं है, ये थ्रस्ट है। कह रहे मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, थ्रस्ट मतलब थोपना होता है या आक्रमण करना होता है। तो कह रहे हैं बहुत से मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कह रहे भारत पे ये अंग्रेज जो है अपनी एडवाइस का थोपना चालू किया। उन्होंने बहुत से हमारे भारत पे अपनी सलाहों का आक्रमण किया, हम पे बहुत सारे उन्होंने अपने सलाहें थोपे। एंड सी रिमेन्स स्टडी, सी माने कौन? भारत। और भारत फिर भी क्या रहा? भारत क्या रहा? फिर भी स्थिर रहा, स्टडी रहा, हिला डुला नहीं, किसी की हमने सलाह को माना नहीं, किसी की क्या बोलते हैं, एडवाइस को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। आगे बोलेगा दिस इज हर ब्यूटी, और यही क्या है, इसकी सुंदरता है, यही उसकी यानी भारत की क्या है, सुंदरता है। और बोलेगा इट इज द सीट एंकर फॉर होप, और यही हमारी भाई आशा की क्या है, अवलंबन बोलो, यही हमारी आशा की क्या है, सुरक्षा है। इसी उम्मीद से क्या है हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या कर रही है, जी रही है, कि हम फिर भी कुछ भी हो जाए हम अपनी सभ्यता नहीं छोड़ सकते हैं। ये गांधी जी कह रहे हैं। चलिए पैराग्राफ थर्ड देखिए, कह रहेगा आप इसमें टेंस वाइज भाई अपना देखते चलिएगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, आसान है, बिल्कुल जबरदस्त, आसानी से आपको समझ में आएगा। नीड देयर का यूज हुआ है, ये भी क्या है, मॉडल वर्ब्स होता है। आगे करेगा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहां पे फुल स्टॉप। समझने की कोशिश करते हैं क्या, यहां पे इसका यूज किया है कि जो सभ्यता है इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। मोड माने होता है तरीका, कंडक्ट माने क्या होता है, मार्गदर्शन। कंडक्ट माने मोड ऑफ कंडक्ट मतलब तो मार्गदर्शन का तरीका, मार्गदर्शन का तरीका। तो कहेगा सिविलाइजेशन है मार्गदर्शन का वह तरीका है, वह तरीका। सिविलाइजेशन जो है मार्गदर्शन का वह तरीका है which points out, जो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो दिखाता है, क्या चीज, जो मनुष्य को दिखाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कर्तव्य की राह को, जो मनुष्य को कर्तव्य की राह को क्या करता है, दिखाता है, कर्तव्य की राह, जो मनुष्य को कर्तव्य की राह को दिखाता है। आगे बोल रहे हैं, देखिए पॉइंट्स आउट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये सब टेंस की बात कर रहे हैं,
ये वर्ब्स आपको पता होना चाहिए। देखिए किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, ये दो चीज, और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज में ही सारी कहानियां चलती है। बाकी सेंटेंस को लंबा करने के लिए क्या आता है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, वो तो जरूरी है ही, उनको भी समझना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्ब्स को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि एंड ऑफ द प्रोडक्ट यही होता है, मीनिंग तो यही निकालना है, इसी को ही निकालना है। आगे कहेगा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। परफॉर्मेंस का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ सॉरी ड्यूटी का पालन करना, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कह रहे ड्यूटी का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का ग्रहण करना। ऑब्जर्वेंस माने होता है ग्रहण करना, ठीक है, ऑब्जर्व माने होता है ग्रहण करना, ऑब्जर्वेंस माने ग्रहण करना, कह रहे एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का ग्रहण करना आर कन्वर्टिबल टर्म्स। एक दूसरे के क्या है भाई, आर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय है, एक दूसरे के शब्द परिवर्तनीय या एक दूसरे के पूरक है, सीधा बात, ठीक है, एक दूसरे क्या है, पूरक है, पूरक शब्द है। अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ अगर आप नैतिकता को ग्रहण नहीं कर सकते तो आप ड्यूटी का भी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, सीधा बात है। अगर आप परफॉर्मेंस का, अगर आप ड्यूटी का परफॉर्मेंस यानी कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आप नैतिकता का भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, कर्तव्यों का पालन करना और नैतिकता का ग्रहण करना। आगे करेगा टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज, यहां पे जिरंड का यूज कर दिया, इन्फिनिटिव का यूज किया है, तो कह रहे टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता का ग्रहण करना, सीधा मैं नैतिकता का ग्रहण करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। कह रहे नैतिकता का ग्रहण करना हमारे मन और हमारे इच्छा के ऊपर मास्टरी प्राप्त करना है, ठीक, हमारे कह रहे कि नैतिकता का ग्रहण करने का मतलब क्या है, हमारे मन और हमारे इच्छाओं के ऊपर मास्टरी प्राप्त करना है, यही है। आगे क्या रहेगा, माइंड्स एंड आवर पैशन, सो डूइंग, ऐसा करते करते, सो डूइंग ऐसा करते करते वी नो आवरसेल्व्स, हम खुद को जान जाते हैं ऐसा करते करते हम खुद को जान जाते हैं। आगे कह रहे तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन का जो समतुल्य मीनिंग होता है, मीन्स दिया है, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सिविलाइजेशन का जो एक और मतलब होता है वो होता है गुड कंडक्ट, एक अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा मार्गदर्शन, एक होता दर्शन, करेगा एक अच्छा मार्गदर्शन होता है गुजराती में, ठीक है, सिविलाइजेशन का इक्विवेलेंट में। सिविलाइजेशन का एक और मतलब होता है गुजराती में, क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य होना, ठीक, समतुल्य, यानी आप मिलता जुलता समझो। आई होप आप समझे हैं इसको बहुत अच्छे से, हमने वर्ड टू वर्ड करके समझाया आपको, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको। अगर ऐसे आप समझोगे तो बहुत आसान है। जब आपको कोई सेंटेंसेस खुद से ना समझ में आए तो उसको क्या कीजिए, एक अपनी कॉपी पे बड़े बड़े लेटर में इसको लिख लीजिए, बड़े बड़े वर्ड में इसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, देर से देर समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो अगला हम पैराग्राफ लेके चलता हूँ, पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 4 और 5 पे, ठीक। तो चलिए गाइस, मैं आपको पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5 की आज हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कैसे करें, मैं बोलूँगा आपको इसका थोड़ा जो ग्रामर शो देख लीजिए, यहाँ पे बी भाव आया है, देखिए हैव शोन, सॉरी क्या है, हैव शोन प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, देखिए हैज के यूज हुआ है, नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। फिर देखिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, इज का, बिल्कुल बोला था ना, बेसिक यूज होता है, बहुत मतलब 10 में एक आध दो जगह आपका एडवांस, चाहे पैसिव हो चाहे कुछ एडवांस ग्रामर का यूज होता है, बाकी आप समझ लो 80 to 90% हमेशा क्या होता है, सिंपल ही आता है, ठीक है। तो कह रहेगा इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट,
करेक्ट। अगर ये जो परिभाषाएं हमने पीछे, अब ये जो जितने सारी हमने चीजें पढ़ी, तो ये बोलते हैं क्या क्या, मतलब कि गुजराती का सिविलाइजेशन का, गुजराती में सिविलाइजेशन का इक्विवेलेंट होता है क्या चीज, गुड कंडक्ट। तो उसी बारे में बात करेगा। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषाएं जो है सत्य है, अगर ये परिभाषा सत्य है, देन जितने सारे पीछे हम चीजें पढ़ी, अगर ये सभ्यता, अगर ये परिभाषा सत्य है, सही है, इंडिया एज सो मेनी राइटर्स, जैसे कि भारत के पास बहुत से राइटर्स है, भारत के बहुत से लेखकों ने हैव सॉन, भारत के बहुत से लेखकों ने देखा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने देखा कि हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, मतलब हैज नथिंग टू लर्न, किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, किसी से, किसी और से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, नथिंग, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एज जो है, यहां से लेके यहां तक ये जो चीज है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे इंडिया है, कोमा डाल के बीच में है, फिर यहाँ पे एक कोमा है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन जो है, अगर मैं आपसे इस हैज का सब्जेक्ट पूछूं तो क्या होगा, इंडिया होगा। तो डायरेक्ट होना चाहिए इंडिया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक इन्होंने इन अदर वर्ड्स को घुसा दिया है, जो कि हमें देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके पढ़ोगे तो कुछ दिन के बाद ये आपको आसान लगने लगते हैं। तो इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव सॉन, इंडिया के जैसे कि बहुत से राइटर्स ने देखा कि हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं सीखना है, कुछ भी नहीं सीखना है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह जैसे कि ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज एज, ये जिस प्रकार से इसको ऐसा ही होना चाहिए, इस बात को इन्होंने कहा है। पैराग्राफ 4 हो गया, 5 में देखें। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. इतना बड़ा सेंटेंस, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से एंडिंग पॉइंट यहाँ। अब इसको हम कोमा कोमा दिए तो कोमा कोमा के सहारे पढ़ लेते हैं। कहने का वी नोटिस दैट, हम ध्यान देते हैं कि, या हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड होता है, माइंड जो होता है इज अ रेस्टलेस बर्ड, बिल्कुल ये एक रेस्टलेस माने होता है बेचैन, रेस्ट माने आराम, रेस्टलेस माने बेचैन। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या है, बेचैन, एक बेचैन पक्षी की तरह होता है क्या हमारा माइंड। माइंड के बारे में बात करेंगे गांधी जी। कह रहे हैं द मोर इट गेट्स, किसको, मन को, माइंड को, द मोर इट गेट्स, जितना अधिक आप इसको दो, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक इसको चाहत होती है, उतना ही अधिक वो फिर चाहता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और सबके बाद, फिर भी सबके बाद क्या रहता है, इन सबको बाद भी क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है, इसको जितना अधिक चाहिए उतना अधिक दे दो, फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। गांधी जी करेगा द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, करेंगे गांधी जी करेंगे जितना अधिक, द मोर माने जितना अधिक, वी इंडल्ज, हम डूबते हैं, इंडल्ज माने डूबना, देखो ठीक है, जितना अधिक हम अपने इच्छाओं में डूबते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक अपने इच्छाओं को नियंत्रण करना, उतना ही हमारा जो मन जो होता है, इच्छा जो होती है क्या होती है, अनब्रिडल्ड हो जाती है, यानी अनियंत्रित हो जाती है। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। दे माने कौन, हमारे यहाँ पे पैशंस की बात हो रही है, माइंड की बात हो रही है, ठीक है। आगे कह रहे गांधी जी का, यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हो जाता है, यहाँ से चालू है, यहाँ पे खत्म। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence, हमारे जो पूर्वज हैं इसीलिए उन्होंने एक सीमा तय किया, सेट अ लिमिट, लिमिट को उन्होंने सेट किया, क्या, टू आवर इंडल्जेंस, हमारी जो झुकाव है इच्छाओं के ऊपर, मन के ऊपर, हमारे जो क्या बोलते हैं इंडल्जेंस है, हमारा जो क्या बोलते हैं डुबाव बोलो, हम जैसे डूबने का, हमारे को, हमारा जो क्या है डूबने का, इच्छाओं के अंदर, हमारे पैशन के अंदर क्या क्या उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया। क्या चीज, आगे बोल रहे दिस सा दैट, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस जो है वह मुख्यतः क्या है, एक मानसिक स्थिति है, ठीक है। हम किसी भी चीज को पाले हमें खुशी नहीं मिल सकती है, ठीक, क्योंकि ये हैप्पीनेस जो है क्या, एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है।
तो उसको उसी तरीके से पाया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये आपको बिल्कुल बेसिक सा है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दैट, देखो वाज का यूज बिल्कुल सिंपल, द मोर वी इंडल्ज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द मोर ऑन ब्रिडल दे बिकम क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अनब्रिडल्ड, ठीक, द मोर इट गेट्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, द मोर इट वांट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। बस इसका यूज हुआ है, नोटिस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट जैसे हम चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस डी3, बोला ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल टेंस की वॉइस की स्ट्रक्चर्स है। ठीक, आपको प्रैक्टिस के जरिए ही इसको सीख सकते हैं। आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो दोस्त, अलग अलग ग्रामर्स पढ़ लो, अलग अलग ग्रामर्स की चैप्टर्स पढ़ लो, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक, सिवाय निराशा के। अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं, अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश में, चाहे हमको ट्रांसलेट करना हो, चाहे हमको स्पीकिंग करना हो, चाहे हमको ये से कोई भी आर्टिकल्स पढ़ के इसका मीनिंग समझना, वो हमको आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये होता है हमारा एंड गोल। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।